फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूएपीए एक्ट की। यूएपीए एक्ट चर्चा में है क्योंकि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 स्टूडेंट्स जो सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट था उसमें शामिल हुए थे और उन्हें यूएपीए एक्ट 1967 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको जो है कल बेल दी है और हाई कोर्ट ने इसके जो मिसयूज़ है उसको क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या है यूएपीए एक्ट, ये हम जानते हैं इस वीडियो से। देखिए, जो यूएपीए एक्ट है वो किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी संस्था को कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करने से रोकता है जो कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, उसके लिए हार्मफुल है। और ये किस तरह से ऐसा करता है, इसके लिए इसको रोकने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मेनली जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको रोकने के लिए जो लीगल एक माध्यम है वो ये एक्ट है। तो फ्रेंड्स, कि इसमें क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। इस एक्ट को जो इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये जो एक्टिविटी है ये टेररिस्ट एक्टिविटी कहला रही है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, इससे देश को खतरा है और उसको वो प्रिवेंट करने का काम करती है। इसमें जो सज़ा है वो मैक्सिमम हो सकती है पूरी उम्र भर की जेल और कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो एनआईए के डीजी होते हैं, एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार होता है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी से संबंधित उन्हें लग सकती है। इसके अलावा जो स्टेट्स होते हैं उसमें किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को जांच करने की जो पावर डीएसपी और एसीपी जैसे ऑफिशियल्स के पास होती है, उतनी ही पावर एनआईए के इंस्पेक्टर को होती है इन एक्टिविटीज़ को स्टेट्स में जांच करने के लिए। इस एक्ट को जो है एक फॉरेन और इंडियन सिटीज़न दोनों पे ही ये लागू होता है। यानी कि कोई अगर फॉरेन सिटीज़न है, उस पे शंका है कि वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है जिससे देश की संप्रभुता को खतरा है, तो उसको भी उसमें गिरफ़्तार किया जा सकता है। और मोस्टली जो टेररिस्ट होते हैं वो दूसरे देशों से आते हैं, जैसे कि कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट है तो उसको गिरफ़्तार हम इस एक्ट के तहत में कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस एक्ट के क्रिटिसिज्म क्या हैं। तो ये है तो वैसे एक बहुत पॉजिटिव, क्योंकि हमें देश की अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव हमें एस्पेक्ट देखने को मिले। पहला तो ये है कि जो इसमें कई बार सिविल प्रोटेस्ट को, जो कि नागरिकों का अधिकार है, जो एक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूती में तभी मिलती है जब हर तरह की जो वॉइस होती है उसको स्थान मिलता है। तो जब हम जो इन वॉइसेस को उठाती हैं, सिविल सोसाइटीज़ हो गए, और उनको सबको ये अधिकार होता है, तो ये जो सिविल सोसाइटी को कमज़ोर करता है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल को भारत के जो नागरिक हैं वो आर्टिकल 19 जो है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध का जो अधिकार है वो मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है, ये एक्ट उसका हनन करता है। अगर कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है किसी का, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, तो ये एक तरह से अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है इस चीज़ के लिए कि उसने विरोध किया जिससे देश की संप्रभुता को खतरा ना हो, तो यहाँ पे ये एक तरह से उसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। फिर उसके बाद आता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को वीक करता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो पावर्स होती है क्रिमिनल एक्टिविटी, ये अनलॉफुल है कि नहीं, जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो टेररिज्म के उसमें आती है कि नहीं, तो उसको पहचानने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा एनआईए को ज़्यादा इसमें पावर मिली हुई है बजाय कि पुलिस, जो स्टेट्स की पुलिस हैं उनको, जबकि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है शेड्यूल 7 में। तो इसलिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये वीक करता है।
इसके अलावा अभी तक जितने लोगों को 2016 और 19 के बीच में जितने लोगों को इस एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से केवल 2% ही कन्विक्शन रेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो निर्दोष थे। तो यानी जबकि हमारा जो लॉ है उसकी स्पिरिट हमने हमेशा यही सुनी है कि हमें कभी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं जो है पकड़ना चाहिए, या जो उसका लॉ है कि हम कि निर्दोषों को नहीं पकड़ सकते। तो ये है, ठीक है। तो अब ये सब इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं। तो अब हमने इसके देख लिए कि ये कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? पहला तो ये है कि हमें इसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि इस तरह से डेफिनेटली दिख रहा है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसके मिसयूज़ को हमें प्रिवेंट करने की कोशिश करनी होगी और इसको ध्यान में रखना होगा। राइट टू प्रोटेस्ट की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। ऑफिशियल्स को जो होते हैं, जो भी इसके ऑफिशियल्स होंगे, उन्हें अपनी जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का फॉलो करना होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने इन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं किया है, तभी इस तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का, क्योंकि कई बार सरकार का पूरी तरह से उनके ऊपर प्रभाव होता है, इस कारण वो ऐसा करते हैं, तो इसको ये करना होगा। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है इसका होने का, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि जो भी इन 3 स्टूडेंट्स को बेल मिली है वो कोर्ट के जो इंटरवेंशन है उसके बाद में मिली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनको हम अपना सकते हैं और इस लॉ को मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।